देखिए, इससे पहले की क्लास में आप लोगों को मैंने डेवलपमेंट का जो नेचर है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो डिफरेंस है और साथ में जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, ये देख सकते हैं आप, ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है आप में से जिसने ये क्लास नहीं की है तो वीडियो आप लोग के ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप लोग पहले देख लीजिए। देन अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो वैसे आपने देखा होगा कि सीट केवीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सीटेट तो आपने क्वालिफाई किया ही है। सीटेट के पेपर में आपको 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन वो क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा फैक्चुअल होते हैं। बट जैसा नेचर आपका केवीएस का रहता है, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा कम रहेंगे। आप थोड़ा सा आपसे वो उसको बिहेवियरल वे में पूछेगा। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहला आपका रहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आप लोग साथ में लिखते हुए भी चलिएगा ना, तो भले ही आपने पहले पढ़ा हो, आपको लर्न हो, तो भी आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा से ये क्लियर हो जाए सब कुछ। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को आप हिंदी में कहेंगे क्या? निरंतरता का सिद्धांत। अब ये कैसी निरंतरता की बात कर रहा है? पहले तो निरंतरता का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? देखो, कंटिन्यूअस मतलब कि चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, रुके ही ना। ठीक है, क्लियर हो गया? निरंतर, जैसे सुबह सूरज निकलता है तो क्या है, कंटिन्यूअस है, वो हमेशा निकल देगा। कोई कोई सुबह ऐसी नहीं आएगी जब सूर्य उदय ना हो, या कोई आएगी? बताओ, बताइए। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, आप सब जानते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सुना होता है आपने। तो वो जो ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यूअस रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। एक ही बार रुकता है वो लाइफ में बस, और वो लाइफ का लास्ट टाइम होता है। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी या निरंतरता। ठीक, तो डेवलपमेंट भी कुछ इसी तरह से है, जो कि शुरू हो जाता है आपके जन्म लेते ही और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मैंने बोला ना आपसे कि ब्लड फ्लो की तरह समझ लीजिए इसको आप। वो ब्लड फ्लो कब रुकेगा? जब व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही डेवलपमेंट कब रुकेगा आपका? जब डेथ हो जाएगी, दैट टाइम। तो इट मीन्स कि आपके जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक हमेशा बिना रुके विकास चलता ही रहता है, होता ही रहता है किसी ना किसी रूप में, है ना? बस वो डिपेंड करता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप उसको एसेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें कुछ दिखाने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं, ये सिंपल फंडा है। नेक्स्ट आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, है ना? अब ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कह रहा है, कोई बता सकता है आप में से? आपने पढ़ा होगा ये, एक पूरा टॉपिक भी है आप लोगों के सिलेबस में। आपको कल जब सिलेबस दिखा रहा था मैं, तो आपने ध्यान दिया होगा तो, है ना? इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बताइए, व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या होता है? बोलिए। देखो, आप सब लोग जानते हैं, किसी भी इंसान, जानवर, पौधे जिसमें जान है, ठीक, उनकी उत्पत्ति यानी कि उनके ओरिजिन का जो मूल है वो क्या होता है? जीन होता है। वो जो जीन उनको अपने पेरेंट से मिलता है। बोलिए हाँ या ना? तो हर व्यक्ति का जीन अलग होता है, और उस जीन से उत्पन्न होने वाली संतानें या फिर कहें कि कोई भी, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान की हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हर इंसान दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, बट आपको मैक्सिमम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये कैसे अफेक्ट करेगा आपके डेवलपमेंट को?
सपोज कि दो लोग हैं, ठीक है। अब इनका जो आईक्यू, मैं एक छोटा एग्जांपल आईक्यू लेके दे रहा हूं। इनका आईक्यू जो है ये अच्छा है, ज्यादा है, और ये क्या है, नहीं है, बेकार है। तो इंटेलिजेंस जिसकी ज्यादा है उसका विकास थोड़ा सा बेटर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिले, क्योंकि इन्वायरमेंट भी तो चाहिए हमको, है ना। और जिसका आईक्यू थोड़ा सा लो है उसके विकास में कहीं ना कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, एक छोटा एग्जांपल दिया मैंने, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल आपको आईक्यू का, है ना। क्योंकि इंटेलिजेंस भी जो होती है आपकी ऑलमोस्ट इनहेरिटेड होती है, यानी कि अनुवांशिक होती है। और हम देखते हैं आने वाले समय में, अभी आप लोग पढ़ेंगे कि विकास में किस प्रकार से इसका इंटरवेंशन रहता है। इसी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें होती हैं, आपका रंग है ना, कोई इंसान गोरा है, कोई काला है, आपकी हाइट है, आपकी हेल्थ है, ये सब कुछ क्या है, आपको आपके जीन से मिलता है। और यही आपके और आपके साथ के बाकी लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपका इन्वायरमेंट है, ये सब कुछ मैटर करता है आपके विकास में। तो इसी तरह से जो ये विकास है हमारा, वो डिपेंड करता है किस पर, हम लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस का पूरा एक चैप्टर ही आपका अलग से है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल विकास के केस में, यानी कि डेवलपमेंट के केस में किस तरीके से इफेक्ट करेगा, मैंने बता दिया आपको कि दो लोग हैं, अगर एक का इंटेलिजेंस ज्यादा है, एक का कम है, तो वहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दो लोग हैं, एक के पेरेंट्स का बहुत पैसा है, उन्होंने बहुत बढ़िया स्कूल में डाल दिया, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है बच्चे को, आपको नहीं मिल रहा, तो अंतर देखने को मिलेगा। भाई एक बच्चा है जो लंदन में, मुंबई में, दिल्ली में रह रहा है, वहां के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी को देख रहा है, उसका जो एक्सपोजर है वो मच बेटर होगा उस बच्चे से कि जो एक देहात गांव में रहता है। तो वहां विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्पीडी रहेगी और उसका विकास कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, दैट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यानी कि एक मिनट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इन रेट ऑफ डेवलपमेंट मीन्स विकास की दर में समरूपता की कमी। ठीक है, इसका मतलब क्या सर होता इनके है। बाद हाँ बोलिए। यूनिफॉर्मिटी इनके बाद क्या है? हाँ, यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, ये डीईवी अच्छा दिया ठीक। मैंने इन शॉर्ट, रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो। ठीक है, तो विकास की दर में समरूपता की कमी। पहले तो यहाँ पर हमको दो बातें समझनी है, पहली की यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है और दूसरी रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। देखो, यूनिफॉर्मिटी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने यूनिफॉर्म टर्म सुना होगा। यूनिफॉर्म दैट इज स्कूल यूनिफॉर्म होती है आपकी, आपके स्कूल का हर बच्चा एक जैसा दिखे, मार्केट में या बाहर आइडेंटिफाई हो जाए कि ये इस स्कूल का बच्चा है, तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म डिजाइन की जाती है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा, समरूपता, एक समान दिखने वाले। रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर। ठीक है, एक साल में कितना बढ़ रहा है, 2 साल में कितना बढ़ रहा है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं, एक साल में इतना रेट, मतलब इतना रेट बढ़ जाएगा, एक साल में, 2 साल में इतना हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रेट। ठीक है, तो हर बच्चे का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। अभी अभी हमने इंडिविजुअल डिफरेंस को भी समझा। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि एक साल में ही वो बोलने भी लगते हैं, थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं अपने पैरों से। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल के हो जाते हैं उसके बाद भी बोल नहीं पाते हैं, प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं।
इट मीन्स ये नहीं कि लेटर स्टेज में वो चल ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, वो तीसरे साल में चौथे साल में चल भी लेंगे, बोल भी लेंगे। बट जो फर्स्ट केस था बच्चे का, जो एक ही साल में बोलना और चलना कर रहा था, उसके कंपेरिजन में सेकंड जो बच्चा है उसका जो रेट है डेवलपमेंट का, वो क्या है, थोड़ा स्लो हो गया है। बोलिए हाँ या ना। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जो आपकी क्लास में 6th-7th में जब पढ़ते होंगे कि उनका गॉड गिफ्टेड होता होगा या कुछ जो भी होता होगा, मेहनत करते होंगे, उनका लर्निंग स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होता था, कोई भी चीज पढ़ते थे उनको याद हो जाती थी। लेकिन आप मेहनत करते थे, आप पढ़ते थे, हो सकता है कि सिर्फ आपको लगता हो कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना। तो या फिर जो भी कहिए, तो आप कोशिश करने के बाद भी जब आप नहीं सीख पाते, हम बोलते हैं स्लो लर्नर, एक टर्म यूज करते हैं स्लो लर्नर, यानी सीखने की जो क्षमता है क्या उसकी कम है। क्षमता नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, सीखेगा बच्चा, है ना। एक बच्चा जिस कंटेंट को एक ही बार में सीख जा रहा है, दूसरा बच्चा वो 4 बार पढ़ के सीखेगा, सीख जाएगा, बट इसका जो रेट है सेकंड वाले का वो क्या होगा, कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा, तो इसको हम स्लो लर्नर कह देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। इस तरीके से आप देखिएगा कि कुछ बच्चों का जो डेवलपमेंटल रेट होता है बहुत हाई होता है, वो कम समय में बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं। कुछ बच्चों का वो थोड़ा सा स्लो होता है, विकास उनका होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा। ठीक है, यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। समझ में आ रहा है? भले ही जीन पे आज ये कह देते हैं कि भाई 2 साल का बच्चा ये सीख लेगा, 7 साल में बच्चा ये सीख लेगा, लेकिन हर बच्चा वो नहीं सीख पाता ना। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ देर में सीखते हैं। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सर हाँ बोलिए। सर इंडिविजुअल डिफरेंस भी तो इसी में आया फिर। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंस का एक पार्ट समझ लीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, ये उसका एक छोटा पार्ट समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, फिर है यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न मतलब, पैटर्न का मतलब क्या होता है बताइए? प्रारूप। ठीक है, मैं समरूपता। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले तो इसमें पैटर्न समझने की जरूरत है आपको। पैटर्न का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 1, 3, 5, अब बताइए इसके बाद क्या आएगा, बोलिए। 7। बिल्कुल 7 आएगा, क्योंकि एक पैटर्न बन गया। पैटर्न क्या बना है आपका कि 1 में फिर हम 2 प्लस कर रहे हैं, फिर 3 में 2 प्लस कर रहे हैं, मतलब हर नंबर के साथ हम 2 प्लस कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न। ठीक, तो हर किसी प्रोसेस का एक पैटर्न होता है। अब डेवलपमेंट का भी एक पैटर्न होता है। पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि अगर आप समझेंगे इसको, तो जो बच्चा है, अगर हम उसके मूवमेंट की बात करें कि मूवमेंट कैसे करता है, तो आप देखेंगे बच्चा, अब मैं बहुत प्रॉपरली नहीं बोल सकता हूँ कि, बट फिर भी बच्चा पहले थोड़ा सा अपना जो सर है वो हिलाने लगता है, धीरे धीरे वो खिसकना शुरू करता है, फिर वो पलटना शुरू करता है, फिर वो घुटने के बल चलना शुरू करता है। ठीक है, फिर वो सहारे से खड़ा होना शुरू करता है, देन आफ्टर वो सहारे से चलना शुरू करता है, फिर खुद से चलना शुरू करता है। हर बच्चे के मूवमेंट में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेंगे। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है? राइट। सेकंड, अगर हम एग्जांपल लें तो हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को ले लेते हैं। हर बच्चा पहले अल्फाबेट यानी कि वर्ण, जिसको हम अक्षर वगैरह कहते हैं, सीखता है। फिर वो अल्फाबेट्स की हेल्प से वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द रचना करना सीखता है। फिर वो शब्दों की सहायता से वाक्य रचना करना सीखता है। फिर उसके बाद वो वाक्य रचना के बाद वो धीरे 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 आपका पैराग्राफ लिखना और फिर उसके बाद कविताएं लिखना, ये कुछ शुरू कर देता है। हर बच्चा, चाहे वो कवि हो चाहे वो सामान्य रीडर हो, शुरुआत में लैंग्वेज के उसको ABCD ही सीखने पड़ते हैं और इसी प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। ऐसा ही तो होता है, बोलो हाँ ना। ठीक है,
तो किसी भी तरह के विकास का, किसी भी तरह के डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न हर किसी को फॉलो करना होता है, चाहे वो आपका बच्चा हो, अंबानी का बच्चा हो, चाहे बिल गेट्स का बच्चा हो, है ना, चाहे किसी गरीब स्लम एरिया में रहने वाले का बच्चा हो, विकास का जो प्रारूप है वो सबका सेम रहेगा, यानी कि जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो क्या रहेगा, आपका यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सर इसमें टाइम लिमिट नहीं रहेगा? टाइम नहीं, टाइम तो हमने ऊपर ही बात कर दी ना, दर की। हो यस सकता सर। है, हो सकता है कोई बच्चा 2 महीने में घुटने से चलना शुरू कर दे, कोई बच्चा घुटने से चलने में 8 महीना लगा दे। समझ में आ रहा है? बट इतना है यस कि दोनों ही बच्चे अपने पैरों से चलने से पहले घुटनों से चलने की कोशिश करेंगे, ये तय है। ये जो स्टेप है कोई स्किप नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हो सकता है कोई बच्चा अल्फाबेट सीखने के बाद अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करने में बहुत कम समय लगाए, महीने भर में सीख जाए। हो सकता है किसी बच्चे को साल भर लग जाए, लेकिन जो प्रोसेस है और जो स्टेप्स है वो दोनों ही फॉलो करेंगे, स्किप नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यही बात यही कही जा रही है, पैटर्न सेम रहेगा। हाँ, टाइम आपका ऊपर नीचे हो सकता है, वो टाइम का ऊपर नीचे होना ही क्या है, आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसीलिए कहा है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट तो यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसमें कमी देखी जाती है, लेकिन पैटर्न हमेशा क्या रहेगा, आपका यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है ना? यस सर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट में। डेवलपमेंट is always goes from general to specific. सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, जो विकास आपका है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अब सामान्य क्या है और विशिष्ट क्या है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। व्हाट इज जनरल और व्हाट इज स्पेसिफिक? जो काम हर कोई कर ले आसानी से, दैट इज कॉल्ड जनरल, सामान्य बोलते ना। तो जिसको आप एक लोकल लैंग्वेज में मामूली सी बात बोल देते हो, क्यों? लो, यस सर। जैसे अगर आप किससे पूछेंगे कि भाई अ, चाय बनानी आती है, अरे इतना सा किसको नहीं आएगा, आराम से, ये सुन लो। यस सर। और अगर उसी से आप या फिर उसी समय आप पूछे कि यार सीख कबाब बनाना आता है, तो हर किसी के लिए वो सामान्य बात नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसी हम बात करें कि अच्छा 2-4 वाक्य लिख के दिखाओ, सब लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपनी भाषा में। लेकिन वहीं पर आप कहेंगे कोई कविता लिख के दिखाओ, 8 पंक्तियां लिख के दिखाओ कविता की, या पोम की 8 लाइन्स लिख के दिखाओ, तो वो सबकी बस की बात नहीं है। क्या है बताइए? तो इसी तरह से कविता लिखना, पोयम लिखना इज स्पेसिफिक, सामान्य वाक्यों को लिखना इज जनरल। तो जब भी हम बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की, तो पहले बच्चे का जनरल डेवलपमेंट होता है, सामान्य विकास होता है, उसके बाद कहीं विशिष्ट विकास होता है। इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, एक कवि, कवि होना अपने आप में क्या है, एक विशिष्टता है, एक स्पेसिफिकेशन है। ठीक, एक कवि जो है पहले उसने भाषा के शब्दों को, वाक्यों को और व्याकरण को समझा होगा, जो कि एक सामान्य बात है और हर बच्चा करता है। उसके बाद जाकर के उसने कविताएं लिखनी शुरू की होंगी। ऐसा ही तो हुआ होगा, क्यों नहीं? हेलो, बताइए। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो कोई भी जनरल जो रिस्पॉन्सेस होते हैं
ये जो सामान्य अनुक्रियाएं होती हैं वो आराम से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, हर बच्चा कर लेता है। लेकिन स्पेसिफिकेशन की तरफ जाने में, यानी कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज डेवलप होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, इसको एक फिजिकल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें तो आप देखिएगा कि आप मुझे बताओ कि आप जब लिखते हो तो आप जो आपकी पेन है या पेंसिल है वो पूरी मुट्ठी से पकड़ते हो या फिर उसको आप सिर्फ फिंगर से पकड़ते हो जितनी रिक्वायर्ड होती हैं? बोलिए, बताइए। सर फिंगर से। आप लैपटॉप यूज करते होंगे, आप कीबोर्ड यूज करते होंगे उसमें, तो कीबोर्ड्स में आप फिंगर्स यूज करते हो या पूरा हाथ मारने लग जाते हो? बोलिए। तो जब आप देखेंगे कि छोटा बच्चा जो होता है ना इन्फेंसी पीरियड में, आप उसको नोटिस कीजिएगा, उसके पास कोई भी चीज आएगी तो उसको पूरी मुट्ठी से पकड़ता है, वो स्क्वैश करने की कोशिश करता है पूरा, चाहे पेन हो चाहे कुछ भी हो। उसके सामने कीबोर्ड रखेंगे ना आप, वो पूरा हाथ मारेगा उसके ऊपर। बोलिए हाँ या ना। यस सर। वो क्या है, उसके जनरल रिस्पॉन्सेज हैं। किसी भी नए ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए वो जनरल रिस्पॉन्सेज कर रहा है, जो उसको बताया नहीं जा रहे हैं, वो खुद कर रहा है, बच्चा खुद से करता है ये। लेकिन फिर आप सिखाते हैं उसको, नहीं बेटा पेन को ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। वो कौन सिखाता है? आप सिखाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? कीबोर्ड में फिंगर्स यूज करते हैं, पूरा हाथ नहीं मार देते, कौन सिखाता है उसको? आप सिखाते हैं। बोलिए हाँ या ना। हेलो। यस सर। बच्चा जब कोई लैंग्वेज यूज करता है, इमिटेट करता है, तो जैसा आप बोलते हैं बच्चा वैसा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती करता है। दैट इज कॉल्ड जनरल रिस्पॉन्स। बच्चे ने जो सुना उसको बच्चे ने बोल दिया, यही तो होता है जनरली इमिटेशन जिसे बोलते हैं। इमिटेशन क्या है? एक आपका नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग का। लेकिन बच्चा जब इमिटेशन करता है तो वो गलतियां करता है, और वो गलतियां हैं जनरल रिस्पॉन्सेज जो कि होनी ही होनी है। उसको इम्प्रूव कौन करता है? आप करते हैं। यस और नो? हेलो। तो इसी तरह से जनरल रिस्पॉन्सेज क्या है? आपका नेचुरल डेवलपमेंट है। उसको टीचिंग के थ्रू या मेंटरिंग के थ्रू स्पेसिफिक बनाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? तो इसीलिए टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कई लोग बोल देते हैं ना कि यार हर कोई सीख लेता है, अपने आप सीख लेता है, टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, बच्चा सीखेगा लेकिन गलतियों के साथ। टीचर होगा तो वो गलतियों को रिड्यूस करते हुए सीखेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्या मतलब होता है इसका, इंटरेक्शन का बताइए। बोलिए, बताइए। व्हाट इज इंटरेक्शन, यानी कि अंतःक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एक कांटेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतःक्रिया कहते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट चाहे तो नॉन लिविंग एंटिटी हो, चाहे वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। राइट? क्यों? अभी अभी मैंने आपसे कहा कि एक बच्चा आप जैसा बोलेंगे उसको इमिटेट करेगा, लेकिन बच्चा इमिटेशन करके सीख रहा है ना, नेचुरल वे है। मेरी बात सुनिएगा,
नेचुरल वे है सीखने का। लेकिन इमिटेशन कब करेगा? जब उसके सामने कोई बोल रहा हो। बोलिए हाँ है ना? क्या एक बच्चा जो सुन नहीं सकता बोल सकता है? बताइए, बोलिए। नहीं सर। बच्चे में श्रवण दोष है, यानी कि हियरिंग इम्पार्टमेंट है, लेकिन वोकल सब कुछ ठीक है उसका, बट वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं है आज तक। तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या? आप अगर देखिएगा तो आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपको हिंदी बोलनी आती है, लेकिन क्या आपको चाइनीज बोलनी आती? क्या आपको जर्मन बोलनी आती है? नहीं, क्योंकि वो अब भाषा आपने सुनी ही नहीं है। तो इसीलिए इंटरेक्शन का यही रोल है। जितना आप इंटरेक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपका जो ब्रेन है वो उस डायरेक्शन में एक्टिव होगा और वो सीखेंगे। ठीक है, तो इंटरेक्शन क्या है हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक बच्चे को आप लंदन में, मुंबई में, दिल्ली में रखिएगा, जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज में रह रहा है और काफी कुछ उसको देखने को मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसके। और एक बच्चे को आपने देहात गांव में रख दिया जो कुछ देख ही नहीं पा रहा है। तो जो कुछ देख ही नहीं पा रहा है उसका एनवायरमेंटल इंटरेक्शन क्या है? बहुत कम है। और जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज में रह रहा है उसका एनवायरमेंटल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। तो कंपेरेटिवली जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज में रह रहा है वो ज्यादा सीख जाएगा, और जो देहात में रह रहा है वो कम सीख पाएगा, बशर्ते वहां पर टेलीविजन ना हो। क्योंकि आजकल तो आप देखते हैं कि आईसीटी की हेल्प से आप घर पे रहकर भी सब कुछ सीख जाते हैं ना। सर मोबाइल ना हो। हाँ, मोबाइल टेलीविजन मतलब कि वही, कुछ भी ऐसा ना हो इक्विपमेंट जिससे वो बाहर की जानकारी ले सके। तो यहाँ पर इंटरेक्शन का ये रोल रहता है, आप जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, तो विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है, और दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि अंतःक्रिया का सिद्धांत। किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इंटरेक्शन किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। ठीक है, यानी पूर्व कथन। देखो, प्रिडिक्शन का मतलब होता है पूर्व कथन। प्री मतलब पूर्व, डिक्शन मतलब कथन। इसी को हम क्या बोलते हैं? भविष्य वक्त। कि भविष्य के बारे में अभी बता दे रहे हैं, आप पहले ही बता दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पूर्व कथन या फिर प्रेडिक्टिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी जो है, यानी कि वो भविष्य कथन कहिए या पूर्व कथन कहिए आप, वो मतलब उसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि जो पैटर्न है वो क्या है? आपका यूनिफॉर्म है। आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग जानते हैं कि 3 साल में बच्चा ऐसा कुछ कर लेता है, 4 साल में बच्चा ऐसा कुछ कर लेता है, 5 साल में बच्चा ऐसा कुछ कर लेता है। तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं। बच्चा घुटने से चलने लग गया है, अब वो आपसे कहेंगे बेटा वॉकर ले आओ, अब ये पैरों से चलना शुरू कर देगा। कहते नहीं कहते बताइए? 2 साल का बच्चा हो गया है, अब तो इसको कुछ शब्द बोलने चाहिए, ऐसा बोलते नहीं बोलते वो लोग? हेलो, हेलो। यस सर। देखो, बच्चा पहला शब्द क्या बोलता है आप लोग जानते होंगे, आप में से कई लोग मदर भी हैं। बताइए, पहला शब्द क्या बोलता है बच्चा? सर माँ या पा। माँ या पा। ठीक है, आपको पता है ऐसा क्यों होता होगा? इसके दो रीजन है, एक इन्वायरमेंटल और एक फिजिकल। बताइए। देखिए, आप अभी पेडागोजी क्लासेस के बाद आप लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ण उच्चारण होता है
वो तब होता है जब हमारी जीभ हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों में लगती है। समझ में आ रहा है? तो उनमें से कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि जब दो होंठ टकराते हैं आपस में तब वो ध्वनि निकलती है। तो मौ और पौ, देखिएगा आप, मौ और पौ दोनों ही क्या है आपकी, दोनों होठों को टकराने पर आवाज निकल रही है। इसके लिए आपको दांतों की आवश्यकता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि बच्चों के दांत आने से पहले बच्चे केवल इसी प्रकार के शब्दों का या फिर इसी प्रकार के वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। ये फिजिकल रीजन है। और इसका जो इन्वायरमेंटल रीजन है वो ये है क्योंकि बच्चा बार बार अपने आसपास के लोगों से माँ माँ, मम्मी मम्मी, माँ माँ ये सुनता रहता है। सुनता नहीं सुनता है? तो यस सर। हाँ, तो ये कुछ दो रीजन होते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो इनका उच्चारण करता है। ये भी एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है लोग की, जब बोलते हो कि हाँ भाई पहला शब्द तो ये मम्मी बोलेगा, पापा बोलेगा, इस टाइप से। तो बहरहाल इसको हम थोड़ा सा हटा करके आगे चलते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ। तो जिन्होंने अनुभव लिए होते हैं बच्चों के अपब्रिंगिंग की होती हैं, जैसे पहले बच्चे की अपब्रिंगिंग किसने की है और दूसरा बच्चा अब वो अपब्रिंगिंग कर रहा है, तो वो दूसरे बच्चे को पालने में उसको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंसेस आ चुके होते हैं और वो आइडियाज लगा लगा करके बच्चे की अपब्रिंगिंग इजीली कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं होता? बताओ। यस सर। तो ये कुछ आज डिस्कशन किए हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, दो चार रह गए हैं, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर कुछ पूछना है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।